नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो पुरानी और मशहूर लोक कथाओं की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन कहानियों को ऊपर ऊपर से सुनना नहीं है, बल्कि इनके भीतर छिपे हुए उस गहरे नैतिक ढांचे को खोजना है जो सदियों से हमें इंसान की फितरत के बारे में बहुत कुछ सिखाता आ रहा है। आज की एक कहानी जुड़ी है धन से तो दूसरी सत्ता से। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हमारी रूपरेखा क्या होने वाली है। हम सबसे पहले जादुई सुनहरी जलेबी की कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर लालच का कड़वा सच देखेंगे। इसके बाद हम अपनी दूसरी कहानी भेड़िया और दानव की ओर बढ़ेंगे, जहां सच्चाई और कौशल की जीत पर चर्चा होगी। और अंत में इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर इनकी मुख्य सीख को समझेंगे। तो चलिए सीधे पहले बिंदु पर चलते हैं। भाग एक, जादुई सुनहरी जलेबी। ये कहानी कोई महलों से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण, संघर्ष से भरी और बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई जगह से। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रामू की जलेबी की दुकान बिल्कुल खस्ता हाल है। एक फटी हुई नीली प्लास्टिक की चादर टंगी है और ईंटों का चूल्हा बिल्कुल ठंडा पड़ा है। गरीबी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन इस कड़े संघर्ष के बीच भी उसकी छोटी बेटी चुटकी अपने पिता का ढांढस बंधाती है। उनके साफ और सच्चे मन के बिल्कुल विपरीत है धनीराम, एक क्रूर साहूकार जो रामू को लगातार डरा रहा है कि अगर उसने अपना भारी कर्ज नहीं चुकाया तो वो उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर देगा। ये एक बेबस पिता और एक लालची साहूकार के बीच का एक बेहद मार्मिक पल है। अब देखिए, कहानी में असली मोड़ यहां आता है। रामू और चुटकी खुद भूखे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना आखिरी खाना, अपनी आखिरी बची हुई जलेबियां एक भूखे फकीर को खिला देते हैं। फकीर उनकी इस निस्वार्थ सेवा से इतना खुश होता है कि वो उन्हें एक जादुई मटका उपहार में देता है। फकीर बताता है कि इस मटके में अमृत घोल है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसके साथ एक बेहद कड़ी शर्त जुड़ी हुई थी। फकीर की चेतावनी बिल्कुल साफ थी कि ये जादू सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन वालों के लिए काम करेगा। अगर किसी लालची इंसान ने इसे छुआ भी तो इसका अंजाम बहुत ही खौफनाक होगा। कहते हैं ना कि जब सफलता मिलती है तो उसके साथ अक्सर ईर्ष्या भी दबे पांव चली आती है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की, लालच का कड़वा सच। अब देखिए चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। धनीराम से रामू की सफलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। रात के घुप अंधेरे में वो उस जादुई मटके को चुरा लेता है। लालच में इतना अंधा हो चुका है कि अगले ही दिन पूरे गांव को मुफ्त जलेबी खिलाने का एक बड़ा सा दिखावा करता है। और लालच का आलम यह है कि वो एक बूंद नहीं बल्कि आधा मटका घोल एक ही बार में कड़ाही में उड़ेल देता है। नतीजा बिल्कुल फकीर की चेतावनी जैसा। वो सुनहरी जलेबियां अचानक जहरीले, काले और सख्त पत्थरों में बदल जाती हैं। जो भी उन्हें चखता है उसकी जीभ जलने लगती है। अंततः होता वही है जो होना चाहिए था। सरपंच उस पर भारी जुर्माना लगाते हैं और उसका सारा का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। उस लालच की वजह से मटके का सारा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन सच मानिए, कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब शुरू होता है। फकीर रामू को एक बहुत गहरी बात समझाता है। वो कहता है कि रामू की असली पूंजी कोई जादुई मटका नहीं है, बल्कि उसकी अपनी मेहनत, उसकी साफ नीयत और उसका बेजोड़ हुनर है। इसी ईमानदारी के दम पर रामू चुटकी जादुई जलेबी भंडार नाम की एक शानदार दुकान खोलता है। और बिना किसी जादू के भी ये दुकान बेतहाशा सफल होती है, क्योंकि लोग अब किसी चमत्कार का नहीं बल्कि उसकी असली मेहनत का स्वाद चखने आते हैं। खैर, ये तो बात हुई पैसों के लालच की। धनीराम जैसे लोग संपत्ति के पीछे भागकर अपना पतन कर लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब लालच पैसों का नहीं बल्कि पूरी तरह से सत्ता और ताकत का हो, जब कोई पूरी दुनिया पर राज करना चाहे। इसी गंभीर और थोड़े डरावने सवाल के साथ हम अपनी दूसरी कथा की ओर मुड़ते हैं। आइए अब चलते हैं मूनलैंड जंगल में। यहाँ का माहौल हमारी पिछली कहानी से काफी अलग है और कहीं ज्यादा खतरनाक भी। यहाँ कोई छोटी मोटी चोरी नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जंगल के राजपाट की। भाग 3, भेड़िया और दानव। यहाँ जो साजिश रची गई है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कालू भेड़िया किसी भी कीमत पर जंगल का राजा बनना चाहता है। इसके लिए वो एक ऐसी गुफा में जाता है जहां एक खूंखार लाल दानव कैद है। भेड़िया उस दानव के साथ एक बेहद खौफनाक समझौता करता है। वो दानव से उसकी जादुई शक्तियां मांगता है और बदले में वादा करता है कि वो रोज एक निर्दोष जानवर को बलि चढ़ाकर उसे खाने के लिए देगा।
इन्हीं उधार की काली शक्तियों के दम पर वो जंगल के सच्चे और बेहद सम्मानजनक बाघ राजा को हरा देता है और पूरे जंगल में अपना खौफ कायम कर लेता है। जरा जंगल के उन जानवरों की बेबसी के बारे में सोचिए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खौफ का साया है। इस झूठे राजा के शासन में 8 बेहद पीड़ादायक दिन बीत चुके हैं। भेड़िया रोज एक मासूम जानवर की बलि चढ़ा रहा है, और सबसे भयानक बात तो यह है कि जैसे जैसे वो लाल दानव उन जानवरों को खा रहा है, उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। वो अपनी 10 दिनों की सीमा पूरी करके पूरी तरह आजाद होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। समय तेजी से हाथ से फिसलता जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सवेरा होता जरूर है। अब समय है कहानी में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट का। भाग 4, सच्चाई और कौशल की जीत। जंगल के इस दुर्दशा को देखकर नीली परी से रहा नहीं जाता और वो बाघ राजा की मदद करने का फैसला करती है। एक कमाल की योजना बनाई जाती है। बाघ राजा वापस लौटकर कालू भेड़िए को दोबारा चुनौती देता है। भेड़िया, जो पूरी तरह से अहंकार में अंधा हो चुका है, बाघ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन तभी पेड़ के पीछे छिपी नीली परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और एक ही झटके में भेड़िए के अंदर मौजूद वो सारी दानवी शक्तियां खींच लेती हैं। एक पल में भेड़िए का वो डरावना रूप गायब हो जाता है और उसकी असली कमजोर असलियत सबके सामने आ जाती है। अपनी उधार की शक्ति छिनते ही भेड़िए की सारी हेकड़ी निकल जाती है। बाघ राजा उसे आसानी से हरा देता है। और यहां सबसे मजेदार चीज है भेड़िए का कबूलनामा। जो भेड़िया कल तक पूरे जंगल को डरा रहा था, वो अब सबके सामने गिड़गिड़ाता है और अपनी असलियत स्वीकार करता है कि बाघ ही असली राजा है। इस जीत के तुरंत बाद नीली परी अपनी छड़ी से उस दानव की गुफा के बाहर हमेशा हमेशा के लिए एक अटूट जादुई दरवाजा बना देती है, ताकि वो बुराई फिर कभी बाहर ना आ सके। तो हमने ये दोनों ही दिलचस्प कहानियां देख लीं। अब वक्त आ गया है इन दोनों कथाओं के धागों को एक साथ पिरोने का। भाग 5, कहानियों की मुख्य सीख। अगर हम इन दोनों कहानियों को आमने सामने रख कर देखें तो इनके खलनायकों में जो समानताएं हैं वो बिल्कुल साफ नजर आती हैं। एक तरफ धनीराम का धन का लालच था, तो दूसरी तरफ कालू भेड़िए का सत्ता का लालच। दोनों ने ही कामयाबी पाने के लिए एक गलत शॉर्टकट अपनाया। एक ने जादुई मटका चुराया तो दूसरे ने एक दानव से भयानक समझौता किया। लेकिन जरा इनके अंतिम परिणामों पर गौर कीजिए। दोनों ने ही अपने आसपास के लोगों का भारी नुकसान किया और अंत में उन्हें सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक अपमान ही मिला। बिना मेहनत के गलत रास्ते से हासिल की गई सफलता हमेशा विनाश ही लेकर आती है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, रामू की जलेबियों और बाघ की बहादुरी हमें बताती है कि ईमानदारी से किया गया काम किसी भी अस्थायी जादू से हमेशा ज्यादा टिकता है। दूसरी बात, आप सच्ची ताकत को ना तो उधार ले सकते हैं और ना ही उसे चुरा सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, लालच एक ऐसा जहर है जो किसी भी खूबसूरत चमत्कार को बर्बाद कर सकता है, बिल्कुल उस अमृत घोल की तरह। और आखिरी बात, अंततः किसी भी इंसान का सच्चा मन और उसका अपना हुनर भी उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और इसी के साथ हम कहानियों के इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। जरा सोचिए, जब जीवन में सारे जादुई मटके टूट जाते हैं, जब वो सारी उधार ली गई ताकतें खत्म हो जाती हैं और सत्ता का हर भ्रम टूटकर बिखर जाता है, तब वो कौन सी असली पूंजी है जो हमेशा आपके साथ शेष रहती है? क्या वो आपका हुनर है, आपका चरित्र है या आपकी ईमानदारी?